हाँ तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। हमारी केमिस्ट्री की क्लास में फिर से आपके दोबारा से स्वागत करते हुए हमने इससे पहले बहुत सारी क्लासेस दे चुके हैं। 2 3 4 5 क्लास हमारी गई है, तो उसको आप जाके ईमेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करके देखिएगा। सारी हमारी वीडियो आपके उस पर प्ले लिस्ट में पड़ी होगी, तो उसको आप लोग देख के फिर इसके बाद इसको इस सावनीकरण का आनंद लीजिएगा। मैं आपको आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आइए चेक करते हैं। और इस चैनल पे आप लोग अगर ऑनलाइन हो तो आप जो है तुरंत जाओ। मैंने कहा था कि इसको सब्सक्राइब करिएगा, ये नहीं करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर ये करना है, अगर आपको अच्छा लगा तभी करिएगा। एक चीज और बता रहे हैं कि अगर आप करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा वो अच्छी वीडियो का। तो इसी प्रकार से आपके सामने ये सावनीकरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसको फिर से देखिएगा किस प्रकार से हम लोग करते हैं इसको। आपको आईपीसी नेम सिखाने का सबसे बड़ा बेस हमारा था कि हमको अभी तक जितना भी एलिमेंट मिलते हैं, अक्सर देखते हैं कार्बन की सबसे ज्यादा योग्यता दी गई है, क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा आपको हर एक पॉइंट में मिल जाएगा। यदि लकड़ी आप उठा रहे उसको राख जलाओगे, उसको जलाओगे तो राख के रूप में आ जाती है। तो हम इससे पता करते हैं यार इसमें भी कार्बन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होना ही हमको पता चल जाता है कि इसमें क्या है बाबू, कार्बन होगा जरूर। यानी कार्बन हमारा देखा जाए तो हर जगह प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर 70-75% तो यही हम लोग कार्बन ही प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं कि अब मैंने आपको जो टॉपिक आपके सामने रखा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके। आप जो है अपेक्षा जो हमने इससे पहले आईपीसी ने पढ़ा चुके उसको आप लोग जाके विधिवत समझिएगा। क्यों एकल बांड लगाया जाता है, क्यों डबल बांड लगाया जाता है, क्यों ट्रिपल बांड लगता है, इसका आधार क्यों है, कैसे। तो मैं सारी चीज आपको सेटिस्फाइड करते हुए आ रहा हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा में आप लोग ना फंसे, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने ये सावनीकरण एक चैप्टर लेके आया जो क्लास 10th के लेसन को बिलोंग करता है। आप जाके देखिएगा क्लास 10th वाले में आईपीसी ने जिसमें पढ़ा है उसके एल्केन एल्काइन के बाद अब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। इससे पहले मैं जो जानकारी दिया था, सबसे पहले मैंने पूछा था हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ये तो आपके सामने जवाब मैंने दिया था बाबू कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो होता है, आप दिमाग में रख लीजिएगा। जब हाइड्रोकार्बनिक लगा है तो दिमाग रख लीजिएगा कि उसमें आप डिफिनेशन जब देंगे तो उसमें H मिला था और क्या मिला था, C। और इन लोगों के मिलाप से हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं कि नहीं। अब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के अंदर दो लोग मिले, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ये आपके पास दो लोग मिले। तो फिर इसके बाद आया एलिफैटिक को मैंने विस्तार से बताया। मैंने कहा कि आपका जो है अगर एलिफैटिक होगा तो उसमें फ लगा है, तो फ हम लोग एलिफैटिक, मैंने आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। फैटिक मैंने लिखा था, फैटिक याद रखिएगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बहुत अच्छे से, कार्बनिक यौगिक। अरे इतना बड़ा डिफिनेशन में देता नहीं हूं, आप लोग आराम से देखेंगे समझ आने लगेगा। मैंने जब एलिफैटिक की बात किया था तो उसमें एक चीज मैंने जवाब दिया था कि जब आपका फ लग जाए तो समझ जाना कि खुली हुई श्रृंखला होगी, यानी फैली हुई खुली हुई श्रृंखला किसकी होगी, वो भी खुली हुई श्रृंखला किसकी लेना है बाबू, श्रृंखला। दिमाग रखिएगा, श्रृंखला मतलब होता है चैन। जब हम लोगों ने कार्बन कार्बन का संयोग करवाया तो उसके बीच में हमको कार्बन कार्बन के संयोग से देखना है। जब उनके बीच में हम लोग बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट किए तो हम समझ गए कि कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन हमने उससे पहले आपको बताया था कि लुईस प्रतीक और अष्टक नियम को फॉलो करते हुए आपको चेक करना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन किसको कौन दे रहा है, कितना ले रहा है। अगर ये आप लोग मतलब पकड़ लेंगे अच्छी तरह से केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनों को कि किस एलिमेंट को ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, किस एलिमेंट को ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, किसको अपना इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकते हैं, ये आपको मैंने आराम से सेटिस्फाइड कराया। मेरी इससे पहले क्लास जो आपको मैंने दिया था उसको जाके आराम से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर ये प्ले लिस्ट होता है। इसको जो वीडियो देखते हैं वहां नीचे आपको ऐसे रहेगा, आप उसको क्लिक करेंगे सारा आपको लिंक मिल जाएगा। जब लिंक मिलेगा तो आप उस पर चेक करते रहिएगा। तो हमारी इस केमिस्ट्री क्लास में आपका जो आपकी बार बार स्वागत करता रहूंगा। और देखिएगा आप जो भी आप हमको सजेशन देंगे हम उस पर जो है कार्य भी करेंगे अच्छा खासा। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें क्या मिला रहे भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनता है। इससे आप दो पाए एलिफैटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है, एलिफैटिक का मतलब होता है खुली हुई श्रृंखला और एरोमेटिक का मतलब होता है घिरी हुई। मैंने बेंजीन के बारे में बताया था। बेंजीन क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका घिरा है। आप लोग अगर इस वीडियो को देखना चाहते तो पीछे जाकर देख लीजिएगा कि हाँ मैंने क्या इसको सेटिस्फाइड कराया था।
यानी आपको संतुष्टि रूप से मैंने उसको दिखाया था। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपके सामने आया एकल बांड लेके, डबल बांड, ट्रिपल बांड, मैंने इसको सेटिस्फाइड किया। अब देखिएगा आपके पास जो सेटिस्फाइड मैंने उसको किया, देखिएगा उसमें एलिफैटिक के बारे में ज्यादातर चर्चा किया, क्योंकि जो 10 का लेवल होता है एलिफैटिक ही होता है अक्सर। तो एलिफैटिक का जो लेवल था वो हमने बताया था खुली हुई श्रृंखला, इसमें 2 लोग पाए गए, संतृप्त और असंतृप्त। कभी कभी इनके बीच में अंतर भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा, दोनों अंतर मैंने कहा था आप उसको उसके बारे में लिख दीजिए उसको, और उसके दोनों स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, कितनी स्टेट, डबल बांड, ट्रिपल बांड, ये सब सारा चीज आप लोग समझा देंगे जो मैंने आपको समझाया था, उसी को अलग अलग डिवाइडेशन भाग में अंतर बता दीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि जब आपका असंतृप्त आया था, असंतृप्त में क्या आता है, एल्केन आता है। एल्केन जब मैंने बताया तो उसमें एक सामान्य सूत्र दिया था CnH2n+2 ये दिया था। तो अब उसको अगर 2 रख के चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, आपके बीच में एकल बांड मिलेगा, जरूर से मिलेगा, क्योंकि हमने 2 रख के चेक किया है, क्योंकि सूत्र भी हमारा एकल बांड N लग जाता है, एल्केन के नाम से जाना जाता है उसको, इसका सामान्य सूत्र। अब इसके बाद हम लोग आ गए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में, इसमें 2 लोग मिले थे, कौन कौन, आपको मिला था एल्कीन और एल्काइन। हमने इसमें एल्कीन में आपको दिखाया था कि इसमें कितना बांड होता है, एल्कीन में डबल बांड बताया, और एल्काइन में आपको मैंने ट्रिपल बांड बताया। आपको दोनों मैंने सेटिस्फाइड कराया, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में मैंने चेक कराया था। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैंने उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को समझाया। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ जाता है तो आप लोग उसको लिए आप बताओ यार कि कुछ आपने देख रहे हो तो उसमें क्या आपको कुछ कमी नजर आ रही है तो बताओ। मैं कमी होने नहीं दूंगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं एकदम अच्छे से आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिलवा सकूं हाई स्कूल और इंटर के लिए। सारे लोगों को मैं इसी के कहानी के तौर पे आईपीसी नेम भी पढ़ाया, ताकि अगर आईपीसी नेम सीख जाते हो तो सारे एलिमेंट बनाना आप लिख के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, हम लोग सामान्यीकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग रोक दे रहे हैं। अब अगर आपको जरूरत पड़ेगी पीछे जाके बेल टच करके आपकी उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको टच करके देखते रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्यीकरण। सामान्यीकरण हमारे लोग जो है बहुत पहले से प्रयोग कर रहे हैं। अभी लोग देख लीजिए, जब से पैदा लोग हम लोग जैसे अभी देख लीजिए, हम लोग पैदा हुए तभी से देख रहे हैं साबुन ये इस क्वालिटी का, लाइफ बॉय, सारे प्रोडक्ट अनेक प्रकार से लोग बना के लेके आते हैं, और उसको कोई जो बाद में लकड़ी का प्रयोग किया, लकड़ी का प्रयोग करके उसमें जो सुगंध डाल दिया, ये सब केमिकल रिएक्शन का खेल है बाबू। केमिकल रिएक्शन का खेल हुआ, इससे पता चला कि किसको मुलायम साबुन बनाना है, किसको कठोर साबुन बनाना है। कठोर साबुन आप जानते हैं, जैसे घड़ी हुआ, ये कठोर साबुन है। घड़ी का जो आप लोग बहुत प्रचार में देखे होंगे बहुत सारे लोग, तो घड़ी में क्या होता है, आप जाके चेक करो, उसको तोड़ोगे तो खट से टूट जाएगा, लेकिन लाइफ बॉय को तोड़ोगे नहीं, क्योंकि वो लसलसापन होता है, उसमें कुछ 10% आपका क्या होता है, द्रव पदार्थ रखा जाता है, मतलब जली पदार्थ 10%, मात्र 10% ही जली पदार्थ रखा जाता है, ताकि उसमें क्या हो, अगर ज्यादा जल होगा तो पिघल जाएगा, इसलिए थोड़ा सी मात्रा रखी जाती है लिक्विड फॉर्म में। तो आप बताएंगे उसमें अगर आपसे बताऊंगा तो एक आता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक प्रक्षेपण माध्यम आता है। यदि प्रक्षेपण माध्यम अधिक तब होगा, अब बताओ, साबुन में थोड़ा सा जल होगा, तो इससे पता चल रहा है कि साबुन प्रक्षिप्त प्रावस्था होगा। और प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था में मैंने बताया था, प्रक्षिप्त प्रावस्था जब भी लगेगा आप समझ जाइएगा कि वो कम मात्रा, और कम मात्रा उसी को कहा जाता है जिसमें विलय होता है। विलय का मतलब होता है कम मात्रा। अब प्रक्षेपण की अगर बात किया जाएगा तो प्रक्षेपण माध्यम में ये होता है बाबू कि अगर प्रक्षेपण की बात की, प्रक्षेपण माध्यम, देखो प्रक्षेपण से ही पता चला कि इसके बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा कण बनाने वाले हैं। तो इसका नाम है विलायक। विलायक मतलब होता है जो अधिक मात्रा में। ये दोनों घटकों को मिला देने पर एक विलयन बनता है, जिसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। विलयन या सॉल्यूशन, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जान चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद साबुन का प्रयोग बहुत लोग करते थे, लेकिन 2000 वर्ष पूर्व बाबू, वर्ष पूर्व ध्यान दीजिएगा, 2000 वर्ष पूर्व एक रोमवासियों ने, ठीक है, रोमवासियों ने क्या किया, उसमें राख जो मिला दिया और जो है चमड़े की खाल को मिलाने लगे, मिलाकर उसके एक साबुन का निर्माण करते रहे, और ताकि वो चमड़े की खाल को किसी प्रकार से बना के उसको घोल के अब उसको क्या करते थे, साबुन की मात्रा में दे देते थे, वो चर्बी ही होता है। ये दोनों की मात्रा को मिला के
खनिज एक लकड़ी होता है जिसको हम लोग जलाकर क्या करते हैं, राख के रूप में लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग साबुन के निर्माण में प्रयोग कर लेते हैं। ये कब किए थे लोग? रोमवासियों ने मिलकर ये साबुन का निर्माण किया था। ठीक है, बाद में जब हम लोग उसको डिफिनेशन के रूप में लेके आए तो इस प्रकार से आया, देखिएगा। साबुन की जो हमने कंडीशन रखी थी, साबुन मतलब सोप बोला जाता है, सोप माने साबुन होता है। देखिएगा, उच्च वसीय अम्लों, अब देखिएगा ये आपके सामने जब लेके आया तो एसिड के रूप में आया था, एसिड। तो आपके सामने अगर डिफिनेशन कोई पूछता है तो सबसे पहले डिफिनेशन साबुनीकरण होगा, तो आप कुछ नहीं एक लाइन बोलिएगा, एक लाइन में आपको सेटिस्फाइड कर लोगे अपने आप को और दूसरों को भी सेटिस्फाइड करा दोगे। उच्च वसी मतलब एक तेल, कोई एक तेल की मात्रा होगी जो मैं वसी लेने वाला हूं, जो तेल की मात्रा। अब कभी भी आपने देखा होगा साबुन से नहाने के बाद जब नहाते हो तो उसमें से कोई भी अगर उसका एक भी गाजा जो भी गिरता है, मतलब अवक्षेप गिरता है, तो पानी दूर चला जाता है। इसमें एक रीजन भी है जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव लगने के कारण, ये भी आप लोग बता दे रहा हूं, थोड़े थोड़े हम यहाँ डीपली जाते हैं। पृष्ठ तनाव होने के कारण उसमें जो होते सारे पानी जो इसको डाल देते हैं, अगर कोई भी गाजा मतलब कोई भी अवक्षेप गिरेगा तो क्या होता है, पानी दूर चला जाता है। कभी देखिएगा पत्थर पे गिरेगा, जहां आप नहाते हैं वहां से कभी अवक्षेप गिरा तो पानी दूर दूर हो जाता है। इससे पता चलता है कि तेल की मात्रा अधिक होने के कारण वो क्या होता है, पानी दूर भागने लगता है। ठीक है, और दूर भागने लगता है तो इससे पता चलता है कि उसमें क्या मिला है, वसी मतलब तेल का मात्रा होगा कि सोडियम एवं पोटेशियम लवण। अब बताइएगा, इसमें सोडियम भी मिलाएंगे और पोटेशियम। और सोडियम आप जानते हैं, सोडियम की बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है और पोटेशियम की भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 281, लास्ट में आप समझ पा रहे हैं 281 लास्ट बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। अभी सोडियम की चर्चा भी थोड़ा सा कर लेते हैं यार इसी वक्त। अगर यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाया था अबॉव के सिद्धांत के अनुसार, देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s कितना बाबू 1। अच्छा, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना बाबू, सॉरी दूसरी कक्षा में आपका 8, मैंने बताया था। लास्ट कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। जब आपकी लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वही इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने का प्रयास करता है, मतलब देने का प्रयास करेगा। अब बताओ, उसी के चक्कर में इनके बीच में क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। कभी आपने सोडा या सर पर रखा होगा अपने हाथ पे और उसमें पानी गिरा दो, तो यही दिमाग में जब पानी गिराओगे तो हाथ पे क्या होता है, गर्म हो जाता है, हल्का सा गर्म होगा। तो समझ जाइए जब गर्म होने लगता है तो सोडियम की कुछ मात्रा होगी जो थोड़ा सा क्या होता है, रिएक्शन करने लगता है। जब रिएक्शन करता है तुरंत वो क्या करता है, सारे अवक्षेप या कुछ भी आप देखिए जो भी मैल होती है वो काट के निकाल देता है। इसीलिए हम लोग साबुन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी लोग साबुन का प्रयोग ना करते हुए कभी कभी क्या करते हैं, गर्म पानी का यूज करते हैं। इसलिए गर्म पानी का यूज करते हैं कि ताकि उसको पृष्ठ तनाव को क्या किया जाए, कम किया जा सके। इसीलिए हम लोग साबुन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी पृष्ठ तनाव ज्यादा लग जाता है तो हम उसको मैल को काटने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। मैल समझ रहे हो, जैसे कोई भी अगर धूल-कण आपके शरीर पे आके जो है क्या होगा, चपक जाता है या जुड़ जाता है, तो क्या करते हो, उसको क्या करते हो, आप जाके नहाते हो तो उसमें देखा होगा कि मैल निकलती है। कभी ऐसा भी देखा होगा कि कई लोग, जैसे हम ही लोग देख लीजिए, अपने फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, जब कभी कभी मैं क्या बोलते हैं साबुन शैम्पू जो भी होता है शैम्पू का यूज करते हैं, शैम्पू हम लोग शेड वाश में बोलते हैं, तो उसको वो देखो लिक्विड फॉर्म में है और जैसे ही डालोगे पानी के साथ वो घुलनशील जल्दी नहीं होता है, लेकिन जब हम उसमें रबरिंग करते हैं तब जाके वो घुलनशील हो जाता है। यानी उसके अवक्षेप जब मिलता है तो वो क्या होता है, तब एक घुलनशील के रूप में आ जाता है। अब देख लो दिमाग में। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेयर में लगाते हैं, यानी बाल में जब लगाते हैं तो इसके बाद जितनी भी मैल होती है सारी साफ हो जाती है। इसके बाद हम लोग के क्या होते हैं, बाल इसे क्या होता है, हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब कोई बोझ नहीं है। तो फिर क्या करते हो, अगर कोई व्यक्ति फिर से तेल लगा लिया और उसे, तो आप जैसे भी चाहो वसा जब लोगे तो वसा भाई आपको जल्दी उड़ता नहीं है। ठीक है, क्यों, अब बता लो, मैंने कहा था वसा जो ऐसी चीज है कि जो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन करना नहीं चाहती है। मतलब तेल आप रिएक्शन करा दो, जल के साथ कराओगे कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अलग ही रह जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम, अब देखिएगा उच्च वसीय अम्लों के या अम्लों में जो भी बोलेगा, अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ठीक है, इस वाले डिफिनेशन को आप लोग आराम से समझते रहिएगा और इसी को साबुन कहते हैं। इसलिए बाद में बोला कि इसको साबुनीकरण भी। अब हम आपको बताएं कि जब सोडियम मिलेगा तो मुलायम होगा। कैसा होगा, मुलायम साबुन होगा,
मुलायम। अगर आपका ये वाला साबुन होगा मतलब कि पोटेशियम लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है 1s2 2s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 कितना हो गया 6 4s1। पहली कक्षा 2 से भर गई, दूसरी 8 से, तीसरी भी 8 से, लास्ट वाली कक्षा नहीं भरी। मैंने कहा उसी कक्षा के एलिमेंट है ये भी, आप जानते रहो उसी कक्षा के मतलब उसी ग्रुप के एलिमेंट है जिसकी बारी कक्षा में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हमेशा मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले 30 तक एलिमेंट का नाम याद करिए तो आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दूंगा। इससे पहले मैंने आपको दिखाया भी था, उसके आधार पे आप लोग सीखते रहिए। नहीं आ रहा तो बताइएगा, मैं और एक दिन जो है आवर साड़ी की पूरी क्लास ही लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। उसको आप लोग जल्द से जल्द आप पहले पीछे वाली तैयार कर लीजिए ताकि उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, आइए चेक करते हैं साबुन क्या आता है। अभी दिमाग में रख लिया, यानी कुछ भी हो, अगर आपके सामने उच्च वसीय अम्ल हो, कोई उच्च वसीय अम्ल सोडियम के साथ तथा पोटेशियम के साथ जो क्रिया करके बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। अब साबुन दो प्रकार के मिले आपको, एठो कठोर वाला बनेगा, एठो मुलायम वाला। कठोर वाले के साथ हमने के जोड़ना है और मुलायम के साथ आपको क्या जोड़ना है बाबू, Na जोड़ना है, मतलब सोडियम। आइए हम इसके साबुनीकरण पे ध्यान देते हैं। साबुनीकरण में जब हम लोग आए तो जब वसाओं के, ठीक है, जब वसाओं यानी तेलों, ध्यान दीजिएगा, जब वसाओं, मैंने कहा वसा मतलब ये होता है तेल, जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने यहाँ पर भूल गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो वो ग्लिसरीन मतलब आपके सामने मैंने लिखा है ग्लिसरॉल, ये देखिएगा, तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाता है। अब देख लीजिएगा साबुनीकरण, ये वसा है, बहुत बड़ा वसा, देख लीजिए, इसको एस्टर बोला जाता है, एस्टर के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, CH2OC17H35। इसी तरह अब इसको बैलेंस जब मैंने किया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होने का रीजन ये है कि इसके कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते, अगर यहाँ पर मैं 2 लगा देता तो गलत हो जाता, इसलिए ऊपर CH2 ऊपर भी रहेगा और नीचे भी CH2। आपको याद करने का प्रयास करा रहा हूं। CH2 देखिएगा, C के बाहरी कक्षा में 4 होता है, 4 2 6, ठीक है, 4 2 6 एक साथ, इसमें बॉन्ड एक लगेगा तो कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार से भी 4 1 5 1 6 1 7 7 1 8 ऑक्सीजन से ले लेगा। अब बताओ यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, ऑक्सीजन ये सब मिलकर कवर कर ली, ये वाला कार्बन इसको कवर कर रहा है। अब CH3 ये हो जाएगा CH2OOC17H35। ये आपको याद हो जाएगा जब आप लोग इसको हल करोगे, मैं आपके सामने ये डिफिनेशन इसी प्रकार से दीजिएगा, आराम से आप डिफिनेशन रोक के, मैंने कहा कि सबसे पहले मेरी वीडियो को रोक के आराम से पहले नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोटिस भी करना, नोट भी करना है, और करने के बाद आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने इसकी अभिक्रिया कराया बाबू, तो NaOH के साथ रिएक्शन मैंने जब कराया तो आप लोग समझ लेना चाहिए, जब वसा, देखिए मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, जब वसा या तेलों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ग्लिसरॉल के साथ भी क्या बनता है, साबुनीकरण, मतलब साबुन बन जाता है। ये भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। जब हम किसी एस्टर या किसी वसा के साथ, ये देखिएगा, किसी वसा के साथ, मतलब वसा कोई भी हो सकता है, वसा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, ग्लिसरॉल के साथ साथ क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल, और इसको क्या बना लेता है, साबुन बना देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। अब बताइएगा, जब साबुनीकरण इसको हम लोग कहें तो अब दिमाग में रख लीजिएगा, ये साबुन बना लिया, क्या बना लिया बाबू, साबुन। अब ये जो साबुन बनाया, इस वाले साबुन को हम लोग बोलते हैं मुलायम साबुन। कौन सा, मुलायम साबुन होता है बाबू। कैसा साबुन होता है, मुलायम। ओहो तो सर यार, ये ना है साबुन, मुलायम साबुन। इसी प्रकार से आप लोग को याद कर लेना, इसी। अब देखिएगा, इसकी बैलेंस सही नहीं किया हूं मैंने। क्यों नहीं बैलेंस सही है, Na पे हम लोग 3 बार OH, देखिएगा, जब भी आप इसको तोड़ोगे, साबुन जब भी बनाओगे तो बीच वाले भाग से तोड़ देना है। देखिएगा COO, यानी आपको ये वाला पकड़ लेना, पूरा का पूरा तोड़ देना। तोड़ेंगे,
अब ये रिएक्शन करेगा बाबू, जब रिएक्शन करेगा तो एक मिनट, ये वाला तोड़ने का मैंने कहा कि प्रतिस्थापन करना है और OH का रिएक्शन जो होगा इसके साथ होगा। आप इसको क्या बनाओगे यहाँ पर, क्योंकि 3 मैंने लगाया तो 3 यहाँ 3 होने का रीजन क्या है, इसको हम लोग 3 बनाने वाले थे। OH को अगर 3 बना रहे हो तो ये भी बैलेंस करेगा 3, जब यहाँ 3 हुआ तो ये भी इसको भी 3 होना पड़ा। और इसी भी पता चला C17H35 3 बार है, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए 3 दोनों तरफ 3 लगा दोगे, जब लगाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब रिएक्शन सही है। अब चेक कर लीजिएगा, मैंने ये बताने वाला था बाबू कि जब OH टूटता है तो आप जानते हैं कि Na पे जो होता है वो प्लस चार्ज चला जाता है और OH पे रेड चार्ज चला जाता है। OH जाके किससे जुड़ गया देखिएगा, OH आपके साथ ये इस वाले से जुड़ेगा, जो ये आपका भाग है, इसको हम लोग पूरा तोड़ देंगे। देखिएगा ये वाला भाग पूरा मैंने तोड़ के निकाल दिया, बचा क्या, NO के साथ ये माइनस, ये देखिएगा प्लस चार्ज में होता है, ये चला गया इसके साथ जुड़ गया, तो ये एकल बॉन्ड करके OH कर लीजिएगा। अभी आपके सामने ये क्या हो जाएगा, जब टूटेगा तो H2 यहाँ बनेगा क्या, OH बन जाएगा। फिर एकल बॉन्ड CH, अब देखिएगा CH यहाँ बना हुआ है OH, यहाँ CH क्यों हो रहा है मैंने बताया कि अभी इसकी कार्बन की बारी का चंद 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा OH। बताओ ये बन गया कि नहीं, देखिए ये वाला बन गया, मतलब मैंने इस वाले भाग को तोड़ दिया। जब इसको मैंने उठाया तो C17H35 C OH, C17H35 C OH, और किसको उठा लेंगे, Na को। मैंने Na को उठाया, देखो रिएक्शन हो गया। कुछ नहीं करना है, जब आपको ये वाली भाग याद हो जाता है तो इसको काट कर आप इस ऋण वाले को, इस कुबरे को हटा दीजिएगा, OH को यहाँ पर रखेंगे, क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। जैसे ही इसको तोड़ेंगे, मैंने यही बोला ना, जैसे ही हम लोग इसको तोड़ेंगे, दिमाग रख लीजिए, जैसे ही इसको हम लोग हटा देंगे, ये 3 बार है, कितने बार है, 3 बार है। अब बताओ ये बचा ना, ये वाले के साथ हम लोग क्या कर दिए, NO को भी हटा दिया, ये किसी के साथ रिएक्शन, ये 3 बार आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, OH बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, OH। किधर बनेगा, रिएक्शन करने के बाद सामने कर दे कि ये बन गया कि नहीं। अब बाद में हमने क्या किया, अब किसको उठा लिया, C। अब बताओ यहाँ पर डबल O और C17 था कि नहीं, उसको हम लोग उठा लेंगे और Na के साथ रिएक्शन कर लेंगे, इसी के साथ ऐसे रिएक्शन करते हैं। अब बताओ जैसे ही हम रिएक्शन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पाएंगे ना, C17H35 यहाँ हो जाएगा डबल C O। अब यहाँ पर Na कै बार है, 3 बार है, तो Na यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और C17 भी क्या बार थे, 3 बार, तो 3 बार मल्टीप्लाई। अब यही रिएक्शन तो आप लोग के सामने किया था, OOC C17H35, याद रख लो यार, ये बार बार पेपर में पूछा गया है। ये हो जाएगा C17H35। मैंने कहा अगर मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं तो आप अपनी क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। इसकी जब स्पीड बढ़ा लेंगे वीडियो की तो आपको अच्छी जल्दी समझ, अगर समझ आ रहा है तो जल्दी देख लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा तो उसकी स्पीड बढ़ा के आप जल्दी से देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा OOC C17H35, यही हमने लिखा था कि नहीं बाबू, आप लोग को भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, आपको एस्टर, इसका नाम है एस्टर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वसा। वसा में क्या मिलाने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर क्या करता है, ग्लिसरीन के साथ, ग्लिसरीन यही है ना, ग्लिसरीन के साथ साथ क्या बना लेता है भैया, उच्च वसीय अम्लों के साथ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पोटेशियम, एक मिनट, पोटेशियम लवण प्राप्त, जिसको पोटेशियम लवण कहा जाता है, ये अम्ल के रूप में आएगा। बोला है ना, उच्च वसीय अम्लों, मतलब बहुत बड़ा अम्ल बनाने वाला सोडियम, इसको उच्च, अब जहां C लगाया रहेगा आप समझिए अम्ल होता ही है, एसिड अम्ल आप जानते हो, वही एसिड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आप लोग को तैयार करना। एक चीज और बता दे रहे हैं उसी में, देख लीजिएगा, इसकी आपकी विशेषताएं पूछेगा, ठीक है, कि इसका प्रयोग आप किस प्रकार से विशेषताएं करते हो उसको देखना है, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। अब साबुन की अच्छी विशेषताएं क्या क्या होती है वो भी देख लीजिएगा, यहाँ तक तो आप डिफिनेशन दे दीजिएगा अच्छे से। साबुन पूछेगा तो केवल अगर 1 नंबर का है तो केवल साबुन का डिफिनेशन देके छोड़ दीजिएगा। अगर आपको साबुनीकरण भी पूछ देता है, मतलब साबुनीकरण करने के लिए 5 नंबर में देता है, पूरा रिएक्शन देना पड़ेगा, फिर इसके बाद एक वैल्यू और लिखना पड़ेगा, अच्छे साबुन का निर्माण। देख लीजिएगा बहुत आराम से। मैंने कहा था सारी क्लासेस आपको धीरे धीरे दूंगा, ये 10 वाले के लिए है, 10 वालों बच्चों के लिए बहुत अवेलेबल है, और ये दिमाग में रख लीजिएगा कि जरूर से जरूर पेपर में पूछ देता है। इसके बाद अभी हम पढ़ाने वाले भी हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस,
और बेकिंग सोडा, घावन सोडा, सारे आपको सामने आपको उसके रूप में आपको परिचित कराऊंगा और जबरदस्त मजा आने वाला है रिएक्शन में। और जो भी डिफिनेशन दूंगा उसके रिएक्शन पे होगा, ठीक है। जब आप रिएक्शन देते हो तो रिएक्शन मतलब जब हम देते हैं किसी के साथ क्रिया करते हैं तो उसी के सहारे हम लोग डिफिनेशन भी बनाते हैं। आप लोग याद है रटते हो, ये अच्छी बात नहीं। रटना कब तक याद रहेगा? रट लोगे बहुत करेगा, आधा एक दिन 2-3 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। 1 महीने बाद मैंने पूछा तो सब आप लोग भूल जाओगे, लेकिन समझ के लगाओगे तो बहुत आराम से। आप केवल आगे वाला सूत्र याद कर लिए, NaOH के साथ रिएक्शन कर देना है। तो मैंने यही बोला कि अम्ल अगर कोई भी, जब भी कोई अम्ल लेंगे आप लोग, जब भी कोई वसा आप लेते हैं, जब भी कोई वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या करते हैं, ग्लिसरॉल, इसके साथ ग्लिसरॉल बनता है तो ग्लिसरॉल और क्या बन जाता है, साबुन बन जाता है। अम्लीय वसा अम्लीय, अब देखो उसके रूप में बदल जाना ही क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। ये तो मैंने आपको बताया अभी। चलिए चेक कर लेते हैं अच्छे साबुन की विशेषताएं क्या होती है, वो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्लास यही पृष्ठ पे जितना आपको जरूरत उतनी मैं लिखाऊंगा। अच्छे साबुन की विशेषताएं आराम से देखते रहिएगा, मजा आने वाला। नंबर 1 ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो एक विशेषताएं आपके सामने आएगी तो अब दिमाग में विशेषताएं लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको साबुनीकरण आ गई, मैंने कहा अगर आपको 5 नंबर का दे देता है तो कुछ तो बढ़ा के लिखोगे समझ बुझ के, ठीक है बाबू। तो आप वो हेडिंग आपकी इस प्रकार से देना, फिर इसके बाद अच्छे साबुन की विशेषताएं दे दीजिएगा। आपको एक चीज और आपको याद करना पड़ेगा, दोनों का अंतर, ठीक है। अब मार्जक किसे कहते हैं और साबुन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर अवश्य पूछता है। आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बस हिंदी लिखना पड़ेगा, उसमें रिएक्शन नहीं था इसलिए मैंने उसको नहीं दिखा रहा। अगर आप लोग चाहे मांग करोगे तो उसको भी हम लोग समझा देंगे, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। तो अच्छे साबुन की विशेषता यह होती है, साबुन कैसा होना चाहिए, साबुन मुलायम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब वो साबुन जो मुलायम होना चाहिए, मुलायम का मतलब जो नहाने वाला साबुन होता है वो मुलायम होता है, और धोने वाला तो आपको जानते हो थोड़ा कड़ा होता है, चटक जाता है। तो उसको चटक भी लिख सकते हो, चटक जाता है, चटकने वाले को भी प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग के सामने कुछ ऐसे भी, 1 मिनट कहीं गलत तो नहीं, ठीक है। और साबुन चटकना नहीं चाहिए, साबुन लिख लीजिएगा ऐसे, साबुन चटकना नहीं चाहिए मतलब टूटना नहीं चाहिए। चट देकर टूटता वैसे नहीं चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, मतलब इसी प्रकार से होता। तीसरा देख लीजिएगा, ये क्षारीय नहीं होना चाहिए, क्षारीय नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि क्षार हो जाएगा तो इसका कुछ अल्कोहल के रूप में बदल जाएगा, फिर उसके कपड़े को आपको दिक्कत देगा। जो धोने जाते हो या नहाने आपके क्षारों की मात्रा सर्वाधिक दिया जाए तो आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे अल्कोहल बहुत सारी चीजें होती है, कुछ लोग सैनिटाइजर यूज कर लेते, सैनिटाइजर देखिए उसमें एक अल्कोहल पाया जाता है। अगर उसको आप यूज कर रहे हो तो आप पता है एक घूंट मार गए, पता है कि बेहोश होकर गिर गई। ये क्षार की बहुत तेज, क्षार मतलब ये होता है कि किसी कड़वाहट देना, क्षार का मतलब कड़वाहट, मतलब वो क्या करता है आपको बहुत क्या करेगा, आपके चमड़े पर बहुत प्रभाव डालने वाला होता है। और अम्ल होता है धीरे धीरे आपको थोड़ा सा अम्लीय होता है, उसको हम लोग सहते हुए आए इसी सब बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नींबू क्या है, अम्ल है, ठीक है। और ये अगर अम्ल के साथ वसा मिला तो समझ जाइएगा कि वसा थोड़ा तेली होती है। आंवला का तेल होता है, कुछ ऐसे आंवला के तेल में भी क्या है, कड़वाहट है, क्या बोलते हो आपका, अच्छा अम्ल है कि नहीं आप, तो उसको भी हम लोग लगाते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग चेक करते रहिएगा, इसकी सारी विशेषताएं अन्य प्रकार से होंगी। और ये 10% से ज्यादा इसमें जल नहीं होना चाहिए। चौथा में 10% ही जल होना चाहिए, समझ आ रहा, होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो गलने लगेगा सर,
ये आपकी 4 कंडीशन लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आज के रूप में नंबर 1 पॉइंट देना चाहेंगे। अगर आपके पास ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर साबुन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका भी तो रीजन होता है। साबुन का प्रयोग 2-3 जगह आप ऐसे दिखा सकते हो। साबुन को प्रयोग जो होता है, साबुन का उपयोग ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। उपयोग नहाने में या कपड़ा धोने में किया जाता है और आराम से समझिएगा बाबू। इस दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका उपयोग एक और करते हैं, जैसे कीटनाशक दवा के रूप में। ठीक है, कीटनाशक दवा में ही एक साबुन आता है जो मुलायम तरीके से होता है। कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छी टॉपिक रही है ये। तीसरा, औषधि युक्त। ठीक है, औषधि युक्त लिख दीजिएगा। औषधि युक्त का कार्य भी करता है। आप समझो, बहुत जगह कहीं चोट लग गई, वहां पर भी लोग साबुन लगा के कभी कभी कीटनाशक दवा के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं, ताकि इसको यूजिंग, मैंने कहा इसकी यूजिंग पॉइंट बहुत सारी है। अगर आप लोग देखेंगे तो वो अनेक प्रकार से आएंगे। इस प्रकार से हम लोग साबुनी कलर में भी आ गए थे कि इसको मैंने कहा कि कपड़ा धोने, इसका यूज नहीं बताएंगे तो दिक्कत है ना, तो आपको दिक्कत के लिए नहीं करना है, यूज तक जाना है, किस प्रकार से हम लोग इस पे यूजिंग करते हैं। तो साबुन का उपयोग आपको जान गए, नहाने में, कपड़ा धोने में किया जाता है और कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कीटाणु है, उसको अगर आप नहीं नहाएंगे तो उस पर क्या होते हैं, जैम लगते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई कपड़ा है रोज पहन रहा है तो उसमें जैम लग जाते हैं, मतलब कि कीटाणु हो जाते हैं, उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे कीटाणु उसमें निकलने लगे। इसलिए बोलते हैं कि रोज नहाना चाहिए और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ताकि साबुन का प्रयोग करने से क्या होता है कि सारे कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। मरने के कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो मैल होती है टूट जाती है अलग अलग भागों में। मैंने कहा पृष्ठ तनाव के कारण जो है उसमें सारे मैल जम जाती हैं। पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सोडा डाल देते हैं ताकि गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद वो क्या, आप डायरेक्ट पानी से तो नहीं धो पाएंगे, कभी कोई डायरेक्ट पानी धोया नहीं धो पाता है। अगर आप उसमें अगर वही गर्म पानी होता तो कुछ मैल क्या होता, टूट जाता अलग अलग भागों में। और जब टूटता है तो उसको क्या करता है, आप धीरे धीरे साफ होता है। अगर थोड़ा सा हमने सोडा डाल देता और तेज साफ हो जाता है। रीजन क्या है, इसी का रीजन है। और ये अवक्षेप के रूप में तोड़कर निकाल देता है बाहर। इसके बाद जितनी भी गंदगी होती है पानी के साथ क्या होता है, घुलनशील हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण का उपयोग। और मैंने कहा औषधि युक्त का कार्य करता है। जहां भी आपको प्रयोग करना हुआ, जैसे औषधि, जैसे कुछ नहाने वहाने में अब बहुत सारे साबुन आ गए, टेटमासोल, ये क्या क्या तमाम तरीके से साबुन आ गए। दवा के रूप में भी आ रहे हैं, मेडिसिन के रूप में भी आ रही है आजकल दवा जो साबुन, तो मेडिसिन में भी प्रयोग कर लिया जा रहा है आजकल। चौथा देख लीजिएगा, एक और मैं लिखा दे रहा हूँ। साबुन का प्रयोग कभी कभी लोग क्या करते हैं, सेविंग भी करने में करते हैं। जैसे ये क्या होता है, बाल बढ़ गया, ऐसे सेविंग, तो सेविंग के रूप में लिख लीजिएगा। साबुन का प्रयोग, साबुन का उपयोग मतलब मुलायम साबुन उपयोग सेविंग भी करने में किया जाता है। सेविंग करने में भी किया जाता है, किया जाता है। आज चलिए अब हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। हमने इससे